Hello dear students, welcome to our second lecture on the first chapter of differential calculus जिसका कि आपका नाम है पैरेलल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ आर्क्स। कल के हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने ये जाना था पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और एक बहुत ही नया कंसेप्ट हमने पढ़ा था एंगल फाई। हम रिकॉल करें फाई हम किसे कहते हैं, एंगल फाई इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट। इसकी डिटेल के बारे में आप कल का लेक्चर जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया आप उसको पहले उस पर गो थ्रू हैं। आज हम कंटिन्यूशन में नेक्स्ट कंसेप्ट डील कर रहे हैं। एक डेफिनेशन मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एंगल बिटवीन टू कर्व्स एट एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे आप डायग्राम में देखिए, आपको यहां पर दो कर्व्स दिख रहे हैं। इधर देखिए आप, ये एक कर्व है, इसका हमने नाम रखा है C1, ये दूसरा कर्व है, ये है C2। ये दोनों कर्व्स या कोई भी दो कर्व्स वन और मोर देन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये दो कर्व्स यहां पर P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कल हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स इंट्रोड्यूस किए थे, तो हम उसी के मद्देनजर हम इसके कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर रहे हैं आर थीटा। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट आर थीटा अज्यूम कर रहे हैं तो आई मस्ट हैव सम फिक्स पॉइंट पोल एंड सम फिक्स लाइन, दैट इज इनिशियल लाइन। क्योंकि इस फिक्स पॉइंट और इनिशियल लाइन को रेफर करके ही मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख पाऊंगा। तो आप याद कीजिए, इस लेंथ को हमने कहा था आर, और ये एंगल जो हमारा था एंगल बिटवीन ओपी एंड ओएक्स इज थीटा। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या करना है, इन दोनों कर्व्स के बिटवीन का एंगल फाइंड करना है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस तो हम जानते हैं, एंगल बिटवीन टू कर्व्स भी हम कैलकुलस में 12th में पढ़ लेते हैं। तो 12th में हमारी डेफिनेशन क्या थी एंगल बिटवीन टू कर्व्स की, एंगल बिटवीन टू कर्व्स is equals to angle between the tangents at their point of intersection। इसका क्या मतलब हुआ कि इस पॉइंट पर इन दोनों कर्व्स के बीच में एंगल है, वो एंगल किसके इक्वल होगा, इन दोनों कर्व्स पर इस पॉइंट पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है। तो आप देखिए, ये टेंजेंट है जो यहां पर T1 पॉइंट पर मीट हो रही है इनिशियल लाइन को, ये C1 कर्व पे टेंजेंट है। सिमिलरली ये दूसरी टेंजेंट है, ये T2 पॉइंट पे मीट हो रही है, ये C2 कर्व पे टेंजेंट है। तो इन दोनों कर्व्स के जो बीच का एंगल है, हम डेफिनेशन कह रही है कि वो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच के एंगल के इक्वल होगा। अब ये एंगल का हमें कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो आप देखिए, ये जो एंगल है, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल माइनस दिस एंगल, दिस माइनस दिस करने से ये एंगल आएगा। नाउ व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल, ये एंगल किसी से बिटवीन बन रहा है, ये एंगल बन रहा है ओपी यानी आर और टेंजेंट T2। इसका मतलब ये इस कर्व C2 के लिए फाई के इक्वल है। तो इस C2 के लिए फाई का मतलब, इसको मैंने अज्यूम किया φ2 से। सिमिलरली ये जो एंगल है, ये एंगल है एंगल बिटवीन आर एंड दिस टेंजेंट T1 टेंजेंट। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा इस कर्व C1 के लिए फाई की वैल्यू, इसको मैंने φ1 से अज्यूम किया है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो मेरा रिक्वायर्ड एंगल है, जो इन दोनों टेंजेंट्स के बिटवीन का एंगल है, वो इस एंगल में से इस एंगल को माइनस करने से आ जाएगा, यानी कि φ2 माइनस φ1। तो यहां पर आपको डायग्राम में ये एंगल φ2 माइनस φ1 से मार्क किया हुआ लग रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ फाई एंगल्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट पर जो दोनों कर्व्स की फाई की वैल्यूज है, उन फाई की वैल्यूज का डिफरेंस। यहां पर मैंने क्या लिखा है, φ2 एट P माइनस φ1 एट P। ठीक है, तो ये डिफरेंस ऑफ द फाई एंगल्स हो गया। फिर मैंने यहां और करके लिखा है, और करके में इसमें क्या हुआ है, φ1 को मैंने आगे लिख दिया है, φ2 को मैंने पीछे लिख दिया है। तो ये किस केस में वैलिड होगा फॉर्मूला, जिस केस में φ1 इज ग्रेटर देन φ2। इस डायग्राम में क्या हो रहा है, φ2 इज ग्रेटर देन φ1, तो मैंने φ2 को आगे लिखा है।
अगर किसी सिचुएशन में φ1 बड़ा होगा, यानी अगर मैं इस कर्व को C2 ना मान के C1 मान लेता और इसको C2 मान लेता तो ये वैल्यू आ जाती है, तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड होता। ठीक है, तो इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन हमने कंसीडर किया है। इसको देखिए आप, ये हमारे पास दो कर्व्स हैं, हमको इन कर्व्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो मैंने इन कर्व्स को 1 और 2 नंबर यहां पर अज्यूम कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मुझे इस पहले तो इन दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फाइंड करने का मतलब जिस पॉइंट पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। सॉल्व कैसे करते हैं कोई दो कर्व की इक्वेशन को, आप याद कीजिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम दो कर्व की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे। जब इक्वेशन हमारी XY में होती थी, हम कोई भी एक वेरिएबल पहले हम एलिमिनेट करते थे। तो यहां पर भी हमने इन दोनों कर्व्स की इक्वेशन से आई हैव एलिमिनेटेड R बिटवीन 1 and 2, जो कि इजीली एलिमिनेट हो सकता है। कैसे, यहां से R की वैल्यू और यहां से R की वैल्यू को मैं इक्वल कर दूं। ठीक है, तो ये मैंने इक्वल कर दिया। इक्वल करके फिर मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया, तो A से A कैंसिल होकर मेरे पास cos 2 थीटा यहाँ नीचे आ गया, तो ये बन गया tan 2 थीटा इक्वल टू 1। फिर इससे मैं लिख सकता हूँ 2 थीटा इक्वल टू π/4, क्योंकि 1 होता है tan π/4 के इक्वल। इससे आ गया थीटा इक्वल टू π/8। तो ये जो थीटा की वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू क्या शो कर रही है, जिस पॉइंट पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू। फिर अगर मुझे उस पॉइंट के लिए R की वैल्यू भी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये थीटा की वैल्यू मैं किसी भी A1 और 2 में पुट कर दूंगा। तो मैंने जैसे ये थीटा की वैल्यू 1 में पुट कर दी, तो R इक्वल टू A साइन 2 इंटू π/8 यानी π/4 से आ गया A/√2। तो ये R की वैल्यू आ गई, ये थीटा की वैल्यू आ गई। तो इन दोनों को मैंने ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिख दिया R, थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये P पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए इन दोनों कर्व्स के लिए। अब मुझे इन दोनों कर्व्स के लिए क्या फाइंड करना है, फाई एट दिस पॉइंट। तो पहले मैंने इसके लिए फाई फाइंड करने का प्रोसेस शुरू किया। तो आप कल वाला लेक्चर रिकॉल कीजिए, मैंने फाई के लिए फॉर्मूला आपको बताया था। इसके लिए मुझे क्या करना है, ये R की वैल्यू पहले मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगी वो मुझे यहाँ पुट करनी है। तो आप देखिए R की वैल्यू है A साइन 2 थीटा और इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2A cos 2 थीटा। तो इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा, ये dy/d थीटा की वैल्यू लिखी हुई है, तो मैंने इस वैल्यू में इसका डिवाइड लगा दिया यहाँ पर, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मुझे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा काम करना है वो क्या करना है, मुझे tan φ1 एट P फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ लिखा इट गिव्स tan φ1 एट P। तो इसके लिए क्या करूंगा, P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो मैं इसमें फिल करूंगा। अब चूंकि इसके अंदर R तो है नहीं, केवल थीटा है, तो ये थीटा की जो वैल्यू है P की वो मैंने यहाँ पुट कर दी। तो 2 थीटा मीन्स π/4, तो tan π/4 इज 1, तो ये आ गया tan φ1 एट P इज 1/2। फिर यही सिमिलरली काम मैंने कर्व 2 के लिए किया, तो मेरे पास आप इसको करके देख सकते हैं, ये आ जाएगा tan φ2 एट P इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो ये मेरे पास tan φ1 एट P आ गया, tan φ2 एट P आ गया। लेकिन मुझे फाइंड करना है φ2P माइनस φ1P और φ1P माइनस φ2P। तो इसके लिए मैं अब क्या करूं, तो इसके लिए मैंने अब ये अप्रोच करी है कि मैं डायरेक्ट तो φ1 माइनस φ2P निकाल नहीं सकता हूं। तो रादर डूइंग दिस मैंने tan φ1 माइनस φ2 फाइंड किया है। तो tan φ1 माइनस φ2 एट P। तो अब आप यहां पर अपना 11th क्लास का फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, tan x माइनस वाई। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। तो x और y की जगह यहां पर φ1 φ2 है, तो वही फॉर्मूला हमने लिख दिया। सिर्फ यहां पर एक्स्ट्रा डिफरेंस क्या है कि ये फॉर्मूला हम एट P अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां सभी जगह हम एट P लिख देंगे। अब यहां पर tan φ1 एट P की वैल्यू और tan φ2 एट P की वैल्यू हमने लास्ट पेज पे फाइंड की है। इसकी वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू -1/2 है। तो ये मैंने यहाँ पुट करके इसको सॉल्व कर लिया। आप देख सकते हैं ये +1 हो जाएगा, ये 3/4 हो गया। तो ये 1/3/4 इज 4/3। तो अब मुझे फाइंड क्या करना है,
φ1 माइनस φ2 एट पी, तो इसके लिए मुझे इस tan का यहाँ पर इनवर्स ले जाना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, φ1 माइनस φ2 एट पी इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। तो ये जो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आया, ये क्या आंसर किसका आंसर आया, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। तो इसी प्रकार आप आपकी बुक से और इस सिमिलर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको यहां पर एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस कंसेप्ट का टाइटल क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल टू द टेंजेंट। तो इसको आप यहां इस डायग्राम में समझिए। आप देखिए, ये मेरे पास एक कर्व है, ये जो मैं यहां पेंसिल चला रहा हूं, ये कर्व है, इसका मैंने नाम एज्यूम कर लिया C। ओके, ये इस कर्व पर कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर किया मैंने, और इसके कोऑर्डिनेट हैं r थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आई मस्ट हैव सम पोल एंड सम इनिशियल लाइन। तो ये मेरी लेंथ हो गई r, लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर OP, और एंगल XOP इज थीटा। ओके, ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट हो गए। फिर मैंने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ की है, टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट P। ये टेंजेंट जाकर इनिशियल लाइन को मीट कर रही है एट सम पॉइंट T से। अब इस टेंजेंट को मैंने P से T तक ड्रॉ करके आगे प्रोड्यूस कर दिया। आगे क्यों प्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ करना है, फ्रॉम द पोल, इस पोल से ड्रॉ करना है। कहां पे ड्रॉ करना है, टू द टेंजेंट, इस टेंजेंट पे ड्रॉ करना है। तो जब मैं परपेंडिकुलर मैंने यहां डाला, तो अगर मेरे टेंजेंट यहां तक केवल खींची हुई होती तो ये परपेंडिकुलर टेंजेंट को मीट नहीं करता, इसलिए मैंने इस टेंजेंट को पीछे प्रोड्यूस कर दिया। तो ये परपेंडिकुलर जाकर इस टेंजेंट को मीट कर रहा है, तो ये हो गया हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसका मैंने नाम एज्यूम कर लिया L। तो ये एंगल मेरा π/2 हो गया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो OL इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम O ऑन द टेंजेंट। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मेरा ट्राइंगल है OLP, ये मेरा हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये लेंथ, अब यहां पर हम एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं P। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, थ्रू आउट आपके डिफरेंशियल कैलकुलस में ये सिंबल आपको समझ के याद करना है। तो P हम किसको बोलते हैं, एक बार फिर से, परपेंडिकुलर फ्रॉम O मीन्स पोल ऑन द टेंजेंट। ये हमेशा सिंबल P इसीलिए यूज होगा, P और किसी सेंस में यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल को आप देखिए फाई आप याद कीजिए कौन सा एंगल होता था, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर। तो ये तो हमारा कोई कल वाला एंगल है जो हमने कल डिफाइन किया था। तो इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे एक एंगल नोन है और दो साइड्स नोन है। तो ये साइड्स हमारी कौन सी है, साइड अपोजिट टू एंगल हमारा परपेंडिकुलर है, एंड साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज हाइपोटेन्यूस। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया साइन फाई का। साइन फाई का फॉर्मूला हमारा होता है लंब अपॉन कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मैंने पुट कर दी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आई गेट साइन फाई इक्वल्स टू P/R। इससे मैंने लिखा P इक्वल्स टू R साइन फाई। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आया। ये फॉर्मूला हम इसको कैसे याद करेंगे, हम कहेंगे जब भी हमारे को लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन टेंजेंट का फॉर्मूला चाहिए, तो वो फॉर्मूला हमारा P इक्वल्स टू R साइन फाई होता है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कल हम इससे रिलेटेड फर्दर और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।